हेलो बच्चों, हमने पिछले 3 वीडियो मिलाकर इस अध्याय का पहला व्यंजक कंप्लीट किया, जिसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निश्चित रूप से आपने वो पूरा कर लिया होगा। ठीक है, अब जो अगला इसमें हमें ज्ञात करना है, अगला जो व्यंजक है वो है निरक्षीय स्थिति। बच्चों याद रहे, इसे अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं, में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को परीक्षा में एक विशेष तरीके से भी पूछा जाता है। वो आपसे यह भी पूछ सकता है कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो द्विध्रुव के दोनों आवेशों से बराबर दूरी पर स्थित हो। इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और याद रखिएगा, इसका उत्तर हमें ये लाके बताना है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जरूरत पड़े तो K, ऊपर आएगा P और नीचे होगा R की घात 3। इसे कहते हैं निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसकी दोनों आवेशों से दूरियां बराबर हो। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये निरक्षीय स्थिति का चित्र है। हम समझेंगे निरक्षीय स्थिति क्या होती है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझना कि ये AB एक विद्युत द्विध्रुव है। आप जानते हैं यहां पर आवेश प्लस Q है, यहां पर आवेश माइनस Q है, और इनके बीच की दूरी 2 है। बच्चों, हमें एक बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये बिंदु P कहां पर बैठा है, तो आप देखिए ये एक ऐसी रेखा पर बैठा है जो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से होकर जा रही है। तो स्वाभाविक है बच्चों, ये रेखा इस द्विध्रुव को 2 बराबर भागों में बांटेगी, तो हम इसे अर्धक रेखा कहेंगे या समद्विभाजक रेखा कहेंगे। इसके साथ साथ आप देखें तो ये रेखा इस द्विध्रुव पर 90 डिग्री का कोण भी बना रही है, तो हम कहेंगे कि ये इस द्विध्रुव पर लंबी है। तो ये लंबी है और अर्धक भी है, तो इसका पूरा नाम होगा लंब अर्धक। तो हम कहेंगे कि वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये द्विध्रुव के लंब अर्धक पर स्थित है। तो बिंदु की इस स्थिति को हम निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं। अब हमें तीव्रता ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप देखिएगा, चूंकि इस चित्र में 2 आवेश हैं, तो इस बिंदु P पर एक नहीं 2 तीव्रताएं उत्पन्न होंगी। एक तीव्रता जो प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न होगी, बच्चों उस तीव्रता को हमने E1 माना। तो हमने पढ़ा है पिछले वीडियोस में कि जो धन आवेश के कारण तीव्रता उत्पन्न होती है, उसकी दिशा सदैव आवेश से दूर होती है। ठीक है, और एक और तीव्रता उत्पन्न होगी इस माइनस आवेश के कारण। यदि उस तीव्रता को बच्चों हम E2 माने, तो डेफिनेट इसकी दिशा, चूंकि ये ऋण आवेश के कारण है, इसकी दिशा आवेश की ओर होगी। ये हो गई। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ये 2 सदिश ऐसे हैं जो एक इस दिशा में है और एक इस दिशा में है, मतलब मुंह फाड़ के खड़े हुए। तो यदि 2 सदिश मुंह फाड़ के खड़े हों, तो उनका जो परिणामी सदिश होता है वो उनके बीच में से होकर जाता है। इसे हम सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम कहते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे सर यहाँ समांतर चतुर्भुज कहाँ है, तो समांतर चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। बच्चों 2 ये भुजाएं हैं, ऐसी ही 2 भुजाएं हम और बनाते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये आपको समांतर चतुर्भुज दिखाई देगा। तो यदि 2 सदिश समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किए जाएं, तो सदिशों का ये जो परिणामी होता है, ये उस विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो दोनों सदिशों के घटान बिंदु से होकर गुजरता है, और इसे कहते हैं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसके लिए हमें व्यंजक स्थापित करना है। अब बच्चों आप जानते हैं कि जब हम व्यंजक स्थापित करेंगे तो पहले हमें E1 और E2 के मान ज्ञात करने होंगे, और उसके लिए हमें 2 दूरियां चाहिए। कौन सी, देखिएगा, आवेश A पर बैठा है, तीव्रता P पर ज्ञात करनी है, तो दूरी A से P तक होनी चाहिए। ठीक है, और जब आप E2 का मान ज्ञात करेंगे तो आवेश B पर बैठा है, तीव्रता P पर चाहिए, तो दूरी B से P तक होनी चाहिए। तो समझदारी इसमें है कि हम पहले 2 दूरियां ज्ञात करें, एक AP और एक B। ठीक है, अब बच्चों ध्यानपूर्वक समझिएगा, इस चित्र में हमने दर्शाया क्या क्या, उसे हमें शब्दों में लिखना होगा। तो मैं बोल के बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, जिसके बिंदुओं A व B पर क्रमशः प्लस Q और माइनस Q आवेश स्थित हैं।
जिनके बीच की दूरी 12 है। तो द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p बराबर होगा बच्चों q इंटू 12। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। द्विध्रुव के लंब अर्धक पर मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु B स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और बच्चों बिंदु की स्थिति को हम अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति कहते हैं। इतनी बात क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, आगे हम इसको समझें। हमें दो दूरियां ज्ञात करना है, एक AP और एक BP। बच्चों यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको दो समकोण त्रिभुज दिखाई देंगे, उनके नाम है त्रिभुज AOP व त्रिभुज BOP। ये दो त्रिभुज है बच्चों। ये दो त्रिभुज न सिर्फ समकोण है बल्कि इनमें एक विशेषता और है, ध्यान से देखिएगा। वो विशेषता क्या है? इस त्रिभुज की ये वाली भुजा OA, इसकी भुजा OA और इस त्रिभुज की भुजा OB, आप देखेंगे दोनों की लंबाई L है। तो हम कह सकते हैं यहाँ ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसके बाद इस त्रिभुज में कोण AOP, कोण AOP बच्चों ये कोण 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री। और इस त्रिभुज में कोण BOP देखेंगे, ये कोण भी 90 डिग्री का है, अर्थात ये दोनों बराबर हैं क्योंकि समकोण है, ठीक है। अब ये जो बीच वाली भुजा है बच्चों OP, आप देखें इस त्रिभुज में भी है और इसमें भी है। तो चूंकि ये उभयनिष्ठ है इसलिए ये आपस में कैसी होगी? बराबर, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, बराबर है। ये कोण बराबर और यहां पर भुजा बराबर। बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा है भू को भू। कभी आपने 10th में एक प्रमेय पढ़ी थी जिससे हम भुजक कोण भुजा प्रमेय मतलब साइड एंगल साइड थ्योरम कहते हैं। और इस प्रमेय के अनुसार यदि दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं और एक संगत कोण आपस में बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अर्थात ये दोनों त्रिभुज बच्चों कैसे हैं? सर्वांगसम। तो डेफिनेटली जब सर्वांगसम है तो फिर उससे क्या मतलब निकल रहा? सर्वांगसम होंगे। तो जो सर्वांगसम का समास विग्रह यदि हम करें तो उसका अर्थ होता है सर्वांग समान है, जिनके सभी अंग समान हो उन्हें सर्वांगसम कहते हैं। अर्थात ये दोनों त्रिभुज जो है इनके सभी अंग आपस में बराबर है। कहने का मतलब सभी संगत भुजाएं और सभी संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तो संगत भुजाओं की बात करें तो ये भुजा इस भुजा के संगत है, तो क्लियर है ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अर्थात A से P तक की दूरी और B से P तक की दूरी आपस में कैसी होगी? बराबर। तो हमें ये दोनों दूरियां बच्चों अलग अलग ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। जो किसका मान आएगा AP का, डेफिनेट वही किसका मान कहलाएगा? BP का, ठीक है। तो E1 और E2 का मान ज्ञात करते समय हमें ये दो दूरियां चाहिए और दोनों दूरियां आपस में कैसी है? बराबर है। तो हम किसी एक का मान ज्ञात करेंगे, वो दोनों का मान कहलाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब इसका व्यंजक वाला जो पोर्शन है वो हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है।